अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये सेकेंड स्ट्रक्चर है मेरा। और इस सेकेंड स्ट्रक्चर के अंदर आई एम गोइंग टू टेल यू अनदर वे टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर बताया था मैंने आपको कि डिफरेंट सिचुएशन राइज इन योर लाइफ एंड टेंसेस डू नॉट कवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर कन्वर्सेशन। तो टेंसेस जो है वो हमें हमारी कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन डिफरेंट सिचुएशंस कुछ ऐसी होती हैं जिसमें कुछ पर्टिकुलर सिनेरियो होता है। उस सिनेरियो के अंदर जिस सिनेरियो के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है या आप बात करना चाह रहे होते हैं, आपको जवाब भी उसी में देना पड़ता है। जब आपको जवाब उसमें देना पड़ता है तो we find ourselves in a stuck position in our communication, or it is also affected to our fluency as well, because we don't know or we are not aware about the different structures which are very compulsory part of your communication, and this is very important for your spoken English. तो आज जिस स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज्यादा कॉमनली यूज तो नहीं करते हैं, बट इसकी जरूरत पड़ सकती है, आपको बहुत ज्यादा पड़ सकती है। लेकिन ये वो स्ट्रक्चर है जो मोस्टली मैं ये कहूंगा कि स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, और वो जब ये वाली सिचुएशन फेस कर रहे होते हैं तो दे विल फाइंड द वेज टू say the same thing with the help of the tenses. At that time you will not find in the tenses, even I could not find any way that to tell the same thing, the same situation in with the help of the tenses. So there is a need of any specific structure to define that thing, to express this situation as it is. Okay, यानी वो क्या है? अब आप ये देखेंगे, मैंने उर्दू में लिखा हुआ है, मैं ये काम किए बगैर नहीं रह सकता। अब इसकी जरूरत कब पड़ती है? इसकी जरूरत कब पड़ती है कि आप जो है आप क्रिकेट खेलते हैं, बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं। आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई यार तुम तो जो है हर वक्त क्रिकेट खेलते रहते हो, तो आप कहते हैं कि यार मैं क्रिकेट खेले बगैर नहीं रह सकता। तो आप कहेंगे आई कांट हेल्प प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेले बगैर नहीं रह सकता। तो ये कांट हेल्प जो है, ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जो एक स्पेसिफिक सिनेरियो के अंदर आपको हेल्प आउट करता है आपकी थॉट को कन्वे करने के लिए। जो आप कहना चाह रहे हैं एज इट इज उस थॉट को कन्वे करेगा। ये हमारा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये नेटिव स्पीकर यूज करते हैं और बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं अपनी कम्युनिकेशन के अंदर। अब जब हम ये कहते हैं कि मैं ये काम के बगैर नहीं रह सकता, तो दिस इज the present scenario. You can situation in the present. When you find the same situation in the present, at that time you need this formula or this structure. You are going to have you will use this structure to convey your thought, convey your message as it is in the scenario, which is demanding of the question according to the question. Just as I told you in Urdu कि यार हर वक्त क्रिकेट खेलते रहते हो, तो आपको कहना पड़ा कि मैं क्रिकेट खेले बगैर नहीं रह सकता। दिस इज अ पर्टिकुलर सिनेरियो, इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो you have to convey your answer in the same scenario where the speaker can understand what you mean to say at that time। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? अब मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ पहले इसका। एज यूजुअल सब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट से आप फेमिलियर हो गए। डूअर ऑफ एनी सेंटेंस सब्जेक्ट कहलाता है। उसके बाद आप कांट हेल्प लगा देते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। कांट जो है वो कैन नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। कॉन्ट्रैक्शन जो है विच इज बहुत जरूरी होती है जब हम स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहे हैं। रिटन इंग्लिश में हम अवॉइड करते हैं कॉन्ट्रैक्शन को, क्योंकि हम रिटन इंग्लिश में हमारी डिमांड दूसरी होती है, लेकिन जब स्पोकन इंग्लिश में होती है हमारी डिमांड दूसरी होती है। और उस डिमांड के लिहाज से हमें फ्लुएंसी भी चाहिए होती है, अपना सेंटेंस या अपना जो थॉट होती है वो जल्दी भी कन्वे करनी होती है। और उसके अंदर हम चाह रहे होते हैं कि वी विल नॉट फ्रीज बिकॉज ऑफ एनी पॉज एज वेल। ठीक है ना, हम फ्रीज भी नहीं रहना चाहते। तो जब हम फ्रीज नहीं रहना चाहते हैं तो हम उस सेंटेंस को जल्दी बोलना चाहते हैं। मैं ये कहूँ कि आई कैन आप यूज कर रहे होते हो, और जब आप रिटन इंग्लिश के अंदर होते हो उस वक्त क्या इस्तेमाल कर रहे होते हो। दोनों की डिमांड्स अलग अलग हैं, दोनों का डोमेन अलग अलग है। जब दोनों की डिमांड और डोमेन अलग अलग हैं तो दोनों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि किस वक्त हमें रिटन इंग्लिश को फॉलो करना है,
जब रिटन रिटर्न पे हम काम कर रहे हो और जब हम स्पोकन पे काम कर रहे हो, तो स्पोकन के अंदर हमें इस चीज को जो है, ये कॉन्ट्रेक्शंस को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद हम जो है वो जेरेंड लगाते हैं, विच मीन्स आईएनजी, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो हम उसके बाद हम एज यूजुअल ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, आईएनजी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, which is called the gerund because when it does not function as verb and the function as a noun. Okay, अब ये नाउन कैसे काम कर रहा होगा वो मैं आपको बताता हूँ। हेल्प इज वर्ब नाउ, ठीक है, हेल्प एक वर्ब है। इस वर्ब के बाद वी कैन नॉट ऐड अनदर वर्ब। ऐसा नहीं पॉसिबल है कि मैं एक और वर्ब को इसके अंदर ऐड कर दूं और डायरेक्टली ऐड कर दूं कि मैं हेल्प भी लगाऊं और प्ले भी लगा दूं। तो मैं अगर मैं ये कहता हूं कि आई कांट हेल्प प्ले क्रिकेट, तो वो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया, ठीक है। और जब आप स्पोकन कर रहे हैं तो उसमें भी वो लग रहा है कि ग्रामेटिकली रॉन्ग है। क्यों ग्रामेटिकली रॉन्ग है? कि दो वर्ब एक साथ कभी भी नहीं आते हैं सेंटेंस के अंदर, वो सॉरी सेंटेंस के अंदर विदाउट एनी प्रेपोजिशन नहीं आते हैं। वी नीड अ प्रेपोजिशन। अच्छा, अगर हम यहाँ प्रेपोजिशन लगा दें तो जो इसकी ब्यूटी है वो खत्म हो जाएगी, और सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो अपनी जो असल जो है ना, अपनी ओरिजिनलिटी वो जो है वो भी खो देगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इसमें जब gerund लगा देते हैं, तो वो gerund इट सीम्स एज इफ इट इज अ वर्ब, बट इट इन द रियलिटी इट इज नॉट वर्ब, इट इज फंक्शनिंग एज अ noun. When functioning as a noun, so we call it as a gerund. Okay, it seems as if it is a verb, but in the reality it is not verb, it is the gerund. So हम कहेंगे आई कांट हेल्प प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, मैं क्रिकेट खेले बगैर नहीं रह सकता। मैं जुमला आपको यहाँ दिखाता हूँ, मैंने लिखा हुआ है और क्रिकेट का बैट भी बनाया हुआ है ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए कि बात क्या कर रहा हूं मैं क्रिकेट के बगैर नहीं रह सकता। अब मैंने कहा बगैर नहीं रह सकता या खेले बगैर नहीं रह सकता, वो तो अंडरस्टूड एक ही बात है। और सवाल क्या होगा, किसी ने आपसे तब पूछा होगा ये कि भाई आप हर वक्त क्रिकेट खेलते रहते हैं, अम्मी ने पूछा, अब्बू ने पूछा आपसे कि भाई हर वक्त क्रिकेट ही में लगे रहते हो, तो आपने कहा कि आई कांट हेल्प प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट के बगैर रह ही नहीं सकता। सादा सी बात है। आप जो है वो बहुत ज्यादा म्यूजिक सुनते हैं और हर वक्त आपके कान में हैंड फ्री लगा रहता है और आप जो है वो झूम रहे होते हैं, तो उस वक्त भी आपसे सवाल ये किया जा सकता है, आपके पेरेंट्स पूछ सकते हैं कि भाई क्या हर वक्त म्यूजिक में ही लगे रहते हो, तो आप कह सकते हैं आई कांट हेल्प लिसनिंग म्यूजिक, मैं म्यूजिक के बगैर नहीं रह सकता या म्यूजिक सुने बगैर नहीं रह सकता। दोनों का मतलब एक ही है। चाहे हम उर्दू में कुछ इस्तेमाल कर लें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो बेसिक जो मैसेज है इस सेंटेंस का, ये बेसिक आइडिया जो है वो सेम ही रहना है कि आई कांट हेल्प लिसनिंग म्यूजिक, मैं म्यूजिक के बगैर नहीं रह सकता, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और मसला भी आता है जो बहुत सारे लोगों के साथ आता है, इसमें मैं नहीं लगाया इसलिए तुम लगाया है, कि तुम झूठ बोले बगैर नहीं रह सकते, ठीक है। तो ये वाला मसला भी है कि अक्सर लोग, आपने सुना होगा कि वो एक बात झूठ बोल रहे होते हैं, दूसरी बात बोल रहे होते हैं, और लोग वो ये समझ होते हैं शायद वो उनको मैनिपुलेशन में कामयाब हो जाएंगे कि वो झूठ बोलते रहेंगे, दूसरे वाले समझते रहेंगे। सम टाइम इट हैपेंस होता है कि हम इस चीज को हाईलाइट नहीं कर रहे होते हैं, बट वी अंडरस्टैंड द पर्सन हु इज कम्युनिकेटिंग दिस सेंटेंस, और ही और शी इज सेइंग समथिंग, इट इज टोटली लाई। तो हमें पता होता है, तो हम उस जो है वो ये सवाल तो नहीं हो सकता, यहाँ जवाब जरूर हो सकता है कि हम पहचान जाए और हम उससे कहें कि यार यू कांट हेल्प टेलिंग लाइज, तुम तो झूठ बोले बगैर रह ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस भी आप जो है वो बहुत ही डेली लाइफ के अंदर, अपनी डेली कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसकी आपको जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, ये वाला सेंटेंस है खुश नसीबों के लिए, ठीक है। और कैसे खुश नसीबों के लिए है कि मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँ ताकि ये आसानी से थोड़ा सा नजर आ जाए, ठीक है। ये वाला सेंटेंस है कि इसको check ऊपर कर, ये आपको नजर आ गया, ये आपको नजर आ गया। इस सेंटेंस के अंदर देखें, मैंने कहा है कि मैं अपने वालदेन की खिदमत किए बगैर नहीं रह सकता। बहुत अच्छी बात है कि आप वालदेन की खिदमत किए बगैर नहीं रह सकते। तो आप कहेंगे कि आई कांट हेल्प सर्विंग माई पेरेंट्स, मैं अपने वालदेन की खिदमत किए बगैर नहीं रह सकता। तो ये चंद एग्जाम्पल हैं। ये सेकंड स्ट्रक्चर है। ये मैं इस स्ट्रक्चर को ज्यादा इंपॉर्टेंस की वजह से दे रहा हूँ कि दिस इज सिचुएशन, यू यू कैन फाइंड इट, यू कैन फेस इट
in your life, or normally it happens when you find this type of situation at that time, it is not very very common. I will not say that not matlab very very common, but in the rare cases you will find the same situation. When you find the situation at that time, this structure is it is a very compulsory. You need to know about it, this structure. When you know about this structure, so it will be very convenient for you. It will be very easy for you to express your thought as per the demand of the situation, as per the demand of the situation. ठीक है, कि आई कांट हेल्प सर्विंग माई पेरेंट्स, मैं अपनी पेरेंट्स की खिदमत किए बगैर नहीं रह सकता। ये स्ट्रक्चर बहुत ही जबरदस्त है। अच्छा, इसके अंदर जो है, मैंने आपको जो बताया है, मैंने आपको बताया है प्रेजेंट का सिनेरियो बताया है, जिसमें मैंने कांट लगाया है। जो आपको पता होगा जो कैन है वो प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होता है, और कुड जो है वो पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है। ये हम नॉर्मली जानते हैं, ये तो हमें पता ही है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम सेकंड इसके वर्जन के ऊपर, ये वेरिएशन के ऊपर हम कह सकते हैं। पास वेरिएशन के अंदर क्या होता है, यही चीज है, एज इट इज है, कोई और चीज नहीं है। बट हम ये सिचुएशन, अब पता है क्या है, मैंने वो तो 5 सेंटेंस बना दिए, डजंट मीन दैट यू हैव टू मेक ओनली द 5 सेंटेंसेस। अब आपको करना क्या, आप करते क्या है एक्चुअली, लर्निंग है क्या और ट्रैक क्या है। असल में मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया था, वो मैंने प्रॉमिस ये किया था कि आई हैव टू ब्रिंग यू ऑन द ट्रैक ऑफ द कम्युनिकेशन। ठीक है। कॉम्पिटेंट का मैंने नहीं कहा कि यू विल बी वेरी वेरी कॉम्पिटेंट इन योर कम्युनिकेशन। ओके, सो कॉम्पिटेंट होने के लिए तो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। ठीक है। आप उसको प्रैक्टिकली यूज कर रहे होंगे, आप कम्युनिकेशन कर रहे होंगे, डेली टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, वो ड्रिल्स कर रहे होंगे। ठीक है। शेडोइंग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मिरर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आप जो है वो कोई आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट जनरेट करेंगे, जिस आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के अंदर आपको रेगुलरली हाफ आवर जो है 30 मिनट्स रिक्वायर्ड हैं, आप जिससे कम्युनिकेशन कर रहे होगे। आप लिसनिंग को प्रॉपरली करोगे। अभी मैं आपको लिसनिंग भी बताने वाला हूँ, इसके बाद वाली वीडियो में मैं लिसनिंग भी दे रहा हूँ। तो एक इफेक्टिव लिसनिंग किस तरह से होती है वो मैं आपको बताऊंगा। लिसनिंग होती है, बट इफेक्टिव लिसनिंग कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ उसके अंदर। ठीक है। तो पास वेरिएशन के अंदर ये है कि सिर्फ सिर्फ थोड़ा सा वो हो जाता है, जिसमें हम कुडंट हेल्प लगा देते हैं इंस्टेड ऑफ कांट हेल्प, बस बात खत्म हो जाती है। मैं ये कहूँ कि मैं ये काम किए बगैर नहीं रह सकता था। अब मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास को देखें तो मैं क्रिकेट खेलता था, लेकिन बहुत पुरानी बात है ये, 20 ईयर्स बैक चले जाएं, मैं क्रिकेट खेलता था, और जो है वो क्रिकेट खेले बगैर नहीं रह सकता था। ठीक है ना, बच्चों के साथ गली में हमारे दोस्तों के साथ खेला करते थे, रोड पे खेला करते थे, ग्राउंड में भी खेला करते थे, मैचेस भी होते थे, सब कुछ चलता था। तो उस वक्त के सिनेरियो से भाई कोई कहता है कि यार ये भाई ये तो पहले तो क्रिकेट के बगैर रह ही नहीं सकता, तो आप ये कहेंगे या आई कुडंट हेल्प प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेले बगैर नहीं रह सकता था। वहां पे आपने कहा था आई कांट हेल्प प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेले बगैर नहीं रह सकता हूं। अब यहाँ पे आप कह रहे हैं कि आई कुडंट हेल्प प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे भी आप कॉन्ट्रैक्शन यूज करेंगे, और कॉन्ट्रैक्शन का मैंने आपको रीजन बता दिया है कि कॉन्ट्रैक्शन के बगैर आपकी लैंग्वेज के अंदर फ्लुएंसी जो है वो पॉसिबल नहीं है। यू मतलब यू वांट टू बी ए फ्लुएंट, सो एट दैट टाइम यू नीड द कॉन्ट्रैक्शन, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन। अभी ये छोटी कॉन्ट्रैक्शन बता रहा हूँ मैं, एक एक बड़ा आइडिया मैं आपको दूंगा जो रियली स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड है, क्योंकि जब ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है तो मैं वो सारी चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा जो स्पोकन इंग्लिश का पार्ट होती है। फिलहाल मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि as I told you that this course is मतलब when I was designing, so I thought that it is not for the basic, it is not for the intermediate, and it is not for the advanced. I wanted to make a something, a combo where all type of the participant can adjust themselves, whether they from the basic level, intermediate level, or the advanced level. So that's why the reason I am gradually telling you the number of things which really help you to improve your communication or the demand of the spoken English. ये चंद चीजें कॉन्टेक्शन बताने का जो मैं आपको आइडिया ये जैसे बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि कॉन्टेक्शन को इतना ज्यादा इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं और क्यों करना पड़ता है। ठीक है ना। आप अगर ये जुमले को किसी और तरीके से बोलेंगे, यानी इस कॉन्टेक्शन को हटा के बोलेंगे, तो बहुत ही देर लगेगी, और आपकी टंग जो है, आपके वोकल कॉर्ड आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट नहीं करेंगे आपको इस सेंटेंस की डिलीवरी के अंदर। सेंटेंस की डिलीवरी आसान होनी चाहिए। ये डिलीवरी आसान है कि आई कांट हेल्प प्लेइंग क्रिकेट, आई कुडंट हेल्प प्लेइंग क्रिकेट, आई कुडंट हेल्प प्लेइंग क्रिकेट, डिलीवरी आसान है। इसको अगर मैं ये कह दूं कि आई कुड नॉट हेल्प प्लेइंग क्रिकेट, तो डिलीवरी मुश्किल हो गई, मेरे लिए मुश्किल हो गई, तो फिर आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगी।
तो डिलीवरी मुश्किल हो जाएगी अगर हम इसकी कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगाते हैं, तो रिजल्ट ये आएगा। उसी सेंटेंस को जो हमने बनाया था, अब मैं आपको ये पास में बनाता हूँ। ये देखिए म्यूजिक बना हुआ है कि मैं म्यूजिक सुने बगैर नहीं रह सकता, ये म्यूजिक के बगैर नहीं रह सकता, सुने बगैर नहीं रह सकता, ये म्यूजिक के बगैर नहीं रह सकता। बात एक ही है, मैसेज एक ही है। आई couldn't हेल्प लिसनिंग म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुने बगैर नहीं रह सकता था, नहीं रह सकता था। सही है, पास बता रहा हूँ आपको। अच्छा, अब कोई शख्स जो है वो पहले बहुत झूठ बोलता था, अब अल्लाह ने उसको जो है वो इस झूठ से निकाल दिया है। तो अगर वो उसको इस बात का एहसास हो गया और ये कहना चाहता है कि आई couldn't हेल्प लिस, सॉरी, मैंने ये जुमला गलत कर दिया है, सॉरी। तो अच्छा, ये जुमले का ही होगा कि आई couldn't हेल्प टेलिंग लाइज, आई couldn't हेल्प टेलिंग लाइज, यानी मैं झूठ बोले बगैर नहीं रह सकता था, लेकिन अब जो है वो झूठ नहीं बोलता। ये जुमला गलत हो चुका है, कोई मसला नहीं है, मैं आपको एक दूसरी शीट में दे दूंगा, ठीक है ना। तो उसका कोई इशू नहीं है। तो अब उसके बाद जो है वो मैं आपको जो है वो लास्ट वाला बता देता हूँ। ये वही खुश नसीबों के लिए है जो प्रेजेंट के अंदर भी खुश नसीब थे और पास्ट के अंदर भी खुश नसीब हैं, कि वो ये कहते हैं कि मैं अपने वालिदैन की खिदमत के बगैर नहीं रह सकता था। उनसे भी कहते हैं नहीं यार, आपने तो बहुत जो है किया, हद से ज्यादा बढ़ के आपने जो है अपने वालिदैन की खिदमत की। लोग इतना नहीं करते हैं। अब वालिदैन की खिदमत की कोई मेजरमेंट तो नहीं हो सकती, पॉसिबिलिटी नहीं है। आप जितनी भी कर लें, जितनी भी कर लें, जितनी भी कर लें, कम 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 कम, कभी भी नहीं खत्म हो सकती। वो एक जो है वो एक हदीस मुझे याद आ रही कि एक शख्स ने जो है अपनी माँ को अपने कंधे पे बिठा के, पहले तो पैदल होता था, बाय वॉक हज होता था, वो कंधे पे बिठा के हज करवाया और अब सबसे पूछा कि मैंने जो है वो अपने माँ की जो है हक अदा कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुमने तो अपनी माँ का वो हक भी अदा नहीं किया, कि जब तुम्हारी पैदाइश के वक्त जो तुम्हारी माँ ने उस वक्त जो थोड़ी सी जो तकलीफ बर्दाश्त की थी, उस तकलीफ का हक भी तुमने अदा नहीं किया है। यानी एक शख्स को देखे ना, उसने कंधे पे बिठा के पता नहीं कितना लंबा, कितने 100 किलोमीटर का फासला तय किया होगा, क्योंकि उस वक्त तो शायद ऐसी कंडीशन होगी, 100 किलोमीटर तो होगा कम से कम। अगर वो मक्के में भी कहीं रहता होगा या मदीने में रहता होगा, शायद मदीने में रहता था वो, और मदीने से मक्के गया गया होगा, तो एक कितना ही डिस्टेंस होगा। कंधे पे बिठा के लेके जाना आज के वहां तो खैर पॉसिबल नहीं है। शायद 4 के बाद या 2 के बाद, पहले तो माँ को उठा ही नहीं सकते। दूसरी बात, अल्लाह ने अगर इतनी हिम्मत दी हुई है तो फिर वो उससे 8-10 कदमों से ज्यादा चल नहीं सकते। ये तो जो अब पुराने वक्त के लोग थे, उनके अंदर अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी हुई थी और उनके अंदर इतनी करेज दी हुई थी कि वो ये काम कर सकते थे। ये एग्जाम्पल आपको पास में ही मिलती हैं। अल्लाह के हमें प्रेजेंट में भी इस तरह के एग्जाम्पल मिल जाएंगे, वालिदैन की खिदमत करें। खैर, ये कि मैं अपने वालिदैन की खिदमत किए बगैर नहीं रह सकता, आई कुडंट हेल्प सर्विंग माय पेरेंट्स, मैं अपने वालिदैन की खिदमत किए बगैर नहीं रह सकता था। तो यहाँ भी आपको पास वर्जन मिल रहा है। तो ये दोनों जो है प्रेजेंट और पास मैंने आपको बताए हैं, ये सिर्फ चंद एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल आपको देने का मकसद है कि आपको ट्रैक पे लेके आना। इससे आपको 20 बनाना, 30 बनाना, 40 बनाना, 60, 70 और 80 और 100 और 200 बनाना, ये आपका काम है। ट्रैक पे लेके आना मेरा काम है, ट्रैक से आगे चलना आपका काम है। जब तक ट्रैक से आप आगे नहीं जाएंगे और ऋषि को सब कुछ समझेंगे, तो फिर इसका मतलब है कि आप जो है वो लर्निंग में सीरियस नहीं है। अगर आप लर्निंग में सीरियस हैं तो यू हैव टू टेक योर ओन स्टेप्स एज वेल, यू हैव टू फाइंड द मोर वेज, यू हैव टू मेक द मोर सेंटेंसेस, यू कैन रेज द डिफरेंट क्वेश्चन। सर अगर ये हो जाए, अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए, तो फिर हम इसमें ये यूज कर सकते हैं। हो सकता है कि अभी मैं बहुत सारी बातें नहीं बता सकता, और बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हैं कि जो मैं समअप नहीं कर सकता सारी की सारी। तो डिफरेंट सिचुएशन के अंदर हो सकता है सिमिलरिटी हो, कि कोई एक ऐसी सिचुएशन हो जिसमें शायद एज इट इज वर्ड यूज ना हो रहा हो, बट मैसेज यही कन्वे करना हो, तो वहां पे भी ये आपको हेल्प आउट करेगा। यही स्ट्रक्चर हेल्प आउट कर सकता है, कर सकता है, क्योंकि मुझे अभी सिचुएशन का पता नहीं है। लेकिन जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट द आइडिया, ठीक है ना, मैं उस आइडिया की बात कर रहा हूँ। तो उस आइडिया के अंदर ये हो सकता है कि आपको ये जो स्ट्रक्चर हुआ है वो हेल्प आउट करे, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो थे, इससे पहले वाला स्ट्रक्चर था और ये वाला स्ट्रक्चर, बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। आपको मैं स्ट्रक्चर देता जाऊंगा इंशाल्लाह, ग्रेजुअली वन बाय वन आपको स्ट्रक्चर मिलते चलेंगे। वो सारे स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास नोट डाउन होने चाहिए। अपनी कोई डायरी बनाइए, उस डायरी में वो नोट डाउन कर लीजिए। स्लाइड्स आपको मिल रही हैं, ग्रुप के अंदर शेयर हो रही हैं, स्लाइड्स को आप कॉपी कर लें, किसी जगह पे आप अपनी गूगल ड्राइव के अंदर लेके चले जाएं, ठीक है।
जी अगर आपके पास एसडी कार्ड मौजूद है तो वो सारी की सारी वहां से मूव करके अपने एसडी कार्ड के अंदर लेकर आ जाएंगे, आपके एसडी कार्ड के अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए। उससे फायदा क्या होगा कि आप जब इनको रिकॉल करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जब आप जिस चीज को जितना रिकॉल कर रहे होते हैं वो उतनी चीज उतनी उतनी ज्यादा आपके जहन में बैठ रही होती है। और नॉर्मली ये होता है कि जब आपको ये सिचुएशन फेस करनी पड़ती है तो फिर आपको सोचना नहीं पड़ता है कि मैंने करना क्या है, डायरेक्टली आपके मुंह से आपकी आर्टिकुलेशन जो हो जाती है ना वो बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। स्ट्रांग आर्टिकुलेशन उसी कंडीशन में होती है कि जब आप उसको यूज कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे होते हैं। तो आप इन सेंटेंसेस को यूज करें, बोलें, बहुत ज्यादा मिरर प्रैक्टिस करें। शेडो के बारे में बताएंगे, शेडिंग प्रैक्टिस क्या होती है उसके अंदर मूव करें। तो आपको इसमें बहुत ज्यादा जो है वो आसानी होगी, आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी, आप इस स्पोकन इंग्लिश के ट्रैक पे बहुत अच्छे जाएंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अब